हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे थे क्लास 12th का केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर, जिसमें हम कर रहे थे कंसंट्रेशन टर्म, डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट जो टर्म्स होते हैं उसकी स्टडी कर रहे थे। तो हमने स्टडी कर लिया था मोलालिटी, मोलारिटी, ये सारे, और इसके पहले हमने वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज, ये सब कुछ स्टडी किया था। तो अगर आप चाहते हैं स्टडी करना तो आप प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर में जाकर देखिएगा। ये सारे टर्म्स हमने बहुत ही अच्छे से किए हैं, जिसमें हमने उनके न्यूमेरिकल्स भी साथ में किए हैं। ठीक है, तो आज हम जो नया टर्म पढ़ने वाले हैं वो है इक्विवेलेंट मास। ठीक, तो अब ये इक्विवेलेंट मास होता क्या है? ठीक है, तो आज हम इक्विवेलेंट मास पढ़ेंगे। उसके बाद इक्विवेलेंट मास कैसे डिटरमाइन किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के लिए, ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इक्विवेलेंट मास होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट, आप सब्सटेंस भी ले सकते हैं एलिमेंट। इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास विच कंबाइंस विथ or displaces 1.088 gram of hydrogen और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो जो इक्विवेलेंट मास होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो क्या होता है? वो वह मास होता है जो हाइड्रोजन से या तो कंबाइन हो सकता है, या तो 1.8008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को, या ऑक्सीजन को, या 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को, या 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन से या तो कंबाइन होगा उस सब्सटेंस का मास, या उसको डिस्प्लेस करेगा। ठीक, तो इक्विवेलेंट मास आपको समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ? क्या है इक्विवेलेंट मास? तो इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस इज द मास दैट कंबाइंस और डिस्प्लेसेस, जो उस जिस भी सब्सटेंस का आप इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हो, तो वो इक्विवेलेंट मास क्या है? जो उस हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन के 1.088 ग्राम, ऑक्सीजन के 8 ग्राम, या क्लोरीन के 35.5 ग्राम से या तो कंबाइन करेगा या उसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। तो ये जो इक्विवेलेंट मास होता है उसको डिटरमाइन कैसे किया जाता है? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ये जो वैलेंसी फैक्टर होती है वो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, अब अलग अलग होती है। ठीक, तो इक्विवेलेंट मास समझ आ गया आप? तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है कि वो मास जिससे हाइड्रोजन का 1.008 ग्राम, ऑक्सीजन के 8 ग्राम और क्लोरीन का 35.5 ग्राम या तो कंबाइन करेगा या डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस। तो अगर हमें इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट का कैलकुलेट करना है, कोई एलिमेंट है हमारे पास, उस एलिमेंट का हमें मास कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अपॉन वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो जो एलिमेंट होता है उसका आप इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसका एटॉमिक मास उस एलिमेंट का अपॉन वैलेंसी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास। ठीक, मैग्नीशियम एटम का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 24। ठीक, और उसकी जो वैलेंसी कितनी होती है? हमें पता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 12। अगर इसी तरह से मुझे सोडियम के लिए एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, सोडियम एटम के लिए, तो सोडियम का एटॉमिक मास, ये मैंने अप्रोक्स लिया है, वो 24 पॉइंट समथिंग होता है, उसको मैंने 24 लिया है। ठीक है, सोडियम का कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक मास होता है, कितना होता है सोडियम का एटॉमिक मास? 23। ठीक, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23, और उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1। तो उसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? 23। अगर इसी तरह से हम और लेते हैं, अगर दूसरे एलिमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 40/2, 20। ठीक, तो आपको एलिमेंट के एटॉमिक मास कैलकुलेट करने आ गए। अगर एटॉमिक मास कैलकुलेट
होना चाहिए और उसकी वैलेंसी, आप एटॉमिक मास को उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन। तो अगर हमें मास, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है किसका, आयंस के लिए, ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, नेगेटिव आयंस भी होते हैं, तो इन सब के अगर मास कैलकुलेट करने तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मोलर मास ऑफ आयन, आप उस आयन का मोलर मास निकाल लीजिए। मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ आयन, ठीक, तो वो निकाल लीजिए आप, वो डिटरमाइन कर लीजिए। और चार्ज ऑन आयन, उस आयन पर जो भी आपने आयन लिया है, जिसका भी आप इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, उस पर जो चार्ज होगा उससे आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन क्या हो जाता है, मोलर मास ऑफ आयन अपॉन चार्ज ऑन आयन। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं हम। तो सबसे पहले है फर्स्ट, एक मिनट, ठीक है, चलिए सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम सोडियम आयन का। ठीक, तो सोडियम आयन है, तो उस सोडियम आयन का मोलर मास कितना होता है, सोडियम आयन का मोलर मास होता है 23। सोडियम आयन पर चार्ज कितना है, सिंगल 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो अपॉन 1, ये कितना आ गया, 23 आ गया। इसी तरह हम अगर ले लेते हैं मैग्नीशियम आयन, Mg2+ ले लेते हैं, तो मैग्नीशियम आयन के मोलर मास कितना होता है, मैग्नीशियम आयन का मोलर मास होता है 24, चार्ज कितना है इस पर 2, तो ये कितना आ जाएगा 12। ठीक, अगर हम ले लेते हैं क्लोरीन आयन, ठीक, क्लोरीन आयन ले लिया हमने। अब क्लोरीन आयन पर देखिए, क्लोरीन का मोलर मास कितना होता है 35.5 अपॉन, इसके ऊपर चार्ज कितना है, 1 सिंगल चार्ज है, तो 35.5। इसी तरह अगर हम ले लेते हैं कुछ, अगर हम ले लेते हैं CO3 2 माइनस आयन, ठीक, कार्बोनेट आयन ले लिया हमने, तो इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 12 प्लस 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का मास कितना 16 डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन आयन, तो इस कार्बोनेट आयन पर चार्ज कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 30। ठीक, तो इस पर कितना आ गया मास इसका, सॉरी इक्विवेलेंट मास कितना आ गया इस आयन का, 30 आ गया। अगर हमें क्या कैलकुलेट करना है, फॉस्फेट आयन का कैलकुलेट करना है, ठीक, PO4 3-, अगर फॉस्फेट आयन के लिए हमें कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करेंगे, फॉस्फेट के लिए फॉस्फोरस का मास, इसका सबसे पहले हमें मोलर मास निकालना पड़ेगा। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉस्फोरस का मास प्लस 4 ऑक्सीजन है हमारे पास, ठीक, 1 ऑक्सीजन का मास 16 अपॉन चार्ज, देखिए मोलर मास ऑफ आयन, ये तो हमने मोलर मास निकाल लेंगे यहाँ से, और चार्ज कितना है यहाँ पर 3, ठीक, तो 31 प्लस ये कितना हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया 5 और ये 9 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 3 टाइम्स में, 3 के बाद ये 2, सॉरी 1 टाइम, 3 के बाद 1 टाइम्स में 0.20 31.6, तो ये हो गया हमारे। अगर हमें आयंस दिए हुए हैं तो हमने पॉजिटिव आयन के लिए भी कैलकुलेट कर लिया, हमने नेगेटिव आयन के लिए भी कैलकुलेट कर लिया, तो आपको आयंस के लिए इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना आ गया। तो इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करना है आयन के लिए, मोलर मास ऑफ आयन, उस आयन का मोलर मास कैलकुलेट कर लीजिए आप। अगर सिंपल एक सोडियम आयन है तो सोडियम आयन का मोलर मास आपको पता ही होगा 23। अगर आपको CO3 ऐसे कार्बोनेट आयंस दिए हुए हैं, फॉस्फेट आयन दिए हुए हैं, तब आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं उनके मोलर मास, ठीक। उसके बाद उसको डिवाइड कर दीजिए, जिस पर जितना भी उस पर चार्ज होता है, जितना भी वहां पर चार्ज होगा उससे आप उसको डिवाइड कर दीजिए। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन क्या हो गया, मोलर मास ऑफ आयन अपॉन चार्ज ऑन आयन। तो ये क्लियर हो गया आपको, एक बार देख लीजिए आप।
ठीक, ये क्लियर आपको, चार्ज ऑन आयन क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। हमने अभी किसका किसका देखा, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट हमने देख लिया कैसे डिटरमाइन किया जाता है, फिर हमने देखा एटम का देखा, उसके बाद हमने किसके लिए देखा, आयंस के लिए देखा, अब हम किसके लिए देख रहे हैं, एसिड के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड कैसे डिटरमाइन किया जाता है, मोलर मास ऑफ एसिड, ठीक। तो आपको मोलर मास यूज करना है एसिड का अपॉन बेसिसिटी। अब ये बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी मींस नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस प्रेजेंट, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। तो इस HCl में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर बेसिसिटी कितनी आ जाएगी, इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक। और इसके लिए जो इक्विवेलेंट मास है वो क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ एसिड। तो मोलर मास कितना हो जाएगा एसिड का, हाइड्रोजन का मास 1 प्लस क्लोरीन का 35.5 अपॉन बेसिसिटी, यहाँ पर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन कितने हैं, 1 हाइड्रोजन, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1, तो ये कितना हो गया 36.5 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू 36.5। ये क्लियर हो गया आपको। अगर यहाँ पर क्या दिया है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं H2SO4। तो इसके लिए बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, बेसिसिटी मींस नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस। तो यहाँ पर कितने H प्लस है, 2, ठीक। ये कैसे लिखते हैं हम इसको, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस आयन। तो ये हो गया कितने हाइड्रोजन आयंस है यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन आयंस है जो रिप्लेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी बेसिसिटी हो जाएगी, इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 2। तो अब अगर आपको इसके लिए इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो इस सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास के लिए आपको मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो मोलर मास कितना होता है सल्फ्यूरिक एसिड का 98 और बेसिसिटी अपॉन बेसिसिटी, तो बेसिसिटी कितनी है इसकी, ये 2। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का 49, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है H3PO4, ठीक। तो H3PO4 में देखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कितने हैं 3। तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, बेसिसिटी इज इक्वल्स टू 3, ठीक। यहाँ पर अब क्या होगा, अब हमें इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं, मोलर मास ऑफ H3PO4, ठीक। तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन प्लस फॉस्फोरस का 31 प्लस 4 ऑक्सीजन 16। तो ये कितना हो गया 3 प्लस 31 प्लस 64। तो ये हमारा कितना हो गया 4 5 ओके हो गया, और ये हो गया 98, ठीक। ये हो गया हमारे पास 3 1 जा, हाँ ठीक, ओके। तो अब इसकी हमें क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, H3PO4 का मोलर मास। तो मोलर मास कितना है H3PO4 का मोलर मास है 98 डिवाइडेड बाई कितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस है 3। तो अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं अगर, तो ये कितना दे देगा हमें 3 टाइम्स में 8, तो ये 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 6 फिर 0.06, तो ये आ जाएगा 32.6, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है H3PO3, ठीक। तो इसका नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक। ये क्या है इसका फॉर्मूला H3PO4, ये H3PO
3 है, इसका नाम होता है फॉस्फोरस। इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड। ठीक, तो अब यहाँ पर आप देखिए कितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको। आप बोलेंगे 3, नहीं, बट यहाँ पर हमें इसके स्ट्रक्चर की स्टडी करनी होगी। यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन, एक OH के साथ, एक हो जाएगा सेकेंड भी OH के साथ, और यहाँ पर एक क्या बचा, यहाँ दो दो तीन हो गया, अरे यहाँ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको अगर देख के कैसा लग रहा है, फॉर्मूला को देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी कितने 3 रिप्लेसेबल H प्लस आयन है। ठीक, मतलब आप इसकी बेसिसिटी कितनी ले लेंगे, 3 ले लेंगे। नहीं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रक्चर में देखने से पता चलता है कि एक जो हाइड्रोजन है, वो जो हाइड्रोजन है वो किससे ऐड है, एक जो सिंगल हाइड्रोजन है वो ऐड है फॉस्फोरस से। तो जो ये फॉस्फोरस होता है, तो ये फॉस्फोरस जो है वो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता कि इस हाइड्रोजन को H प्लस के फॉर्म में निकाल सके। ठीक, लेकिन ये जो ऑक्सीजन होता है, ये जो ऑक्सीजन क्या होता है, इस ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टेंडेंसी होती है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर जो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ले जाएगा, और ये जो H है वो H प्लस के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। ठीक, मतलब रिमूव हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा इस फॉर्मूले से। बट यहाँ पर जो ये H होता है, यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन होता है, जो थर्ड हाइड्रोजन होता है, ये थर्ड हाइड्रोजन डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ होता है, डायरेक्ट किससे बॉन्ड होता है, इसका डायरेक्ट बॉन्ड होता है फॉस्फोरस से बॉन्डेड होता है। लेकिन फॉस्फोरस जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता कि वो इस यहाँ पर के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले आए और हाइड्रोजन को रिमूव कर सके या हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सके। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी बेसिसिटी हो जाएगी यहाँ पर 2। ठीक, ये आपको समझ आया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर फिर से देखते हैं, देखिए यहाँ जो हमने सबसे पहला एग्जाम्पल देखा H3PO4 का, तो इस H3PO4 का स्ट्रक्चर कैसा था, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ O और यहाँ O। तो यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, ये जो तीन हाइड्रोजन थे, वो तीनों हाइड्रोजन किसके साथ अटैच थे, वो तीनों हाइड्रोजन अटैच थे ऑक्सीजन के साथ अटैच थे। ये भी ऑक्सीजन के साथ, ये भी ऑक्सीजन और ये भी। और ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को किधर ले लेगा, अपने पास ले लेगा। और ये जो H होता है, वो H जो है वो H प्लस के फॉर्म में रिप्लेस हो जाता है। बट जब हम इसके सेकेंड H3PO3 की स्टडी करते हैं, तो इस जो H3PO4 था उसकी बेसिसिटी कितनी आ जाएगी, उसकी बेसिसिटी हो जाएगी 3। बट जब हम H3PO3 की स्टडी करते हैं तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो ये 3 हाइड्रोजन है उसमें से 2 हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ ऐड है, बट जो ये तीसरा हाइड्रोजन है वो डायरेक्ट फॉस्फोरस के साथ बॉन्डेड है। और फॉस्फोरस जो होता है वो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हो पाता, इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है कि वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सके H प्लस के फॉर्म में, अपने यहाँ से रिमूव कर सके H प्लस के फॉर्म में, और ये पॉसिबल नहीं हो पाता। बट यहाँ ऑक्सीजन और ये जो हाइड्रोजन होते हैं, ये ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये जो 2 हाइड्रोजन्स होते हैं, ये दोनों जो हाइड्रोजन होते हैं वो रिप्लेसेबल होते हैं। इसकी वजह से इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2। और जब आप इसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करेंगे तो H3PO3 के लिए इसका वो निकाल लेते हैं हम मोलर मास। तो 3 प्लस फॉस्फोरस का 31 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 48 ऑक्सीजन है, डिवाइडेड बाय 2, इसकी बेसिसिटी 2। तो ये कितना हो जाएगा, 9 और ये हो जाएगा 8 और 1 9, 9 और 3, सॉरी 31, 48 और 3, 8 और 1 9 3 12, और ये
ये आ गया हमारे पास 82 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 4 और ये 1 टाइम में। ठीक, तो ये इसकी बेसिसिटी हो जाएगी। ठीक, तो हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ उसके फॉर्मूले को देखें और उसका फॉर्मूला देखकर हम ये बता पाए कि उसकी बेसिसिटी कितनी होगी। हमें उसके स्ट्रक्चर का भी स्टडी करना पड़ता है कि वो स्ट्रक्चरली वो H+ जो है वो रिमूवेबल है कि नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर बेसिसिटी कितनी हो गई H3PO3 की, H3PO3 की बेसिसिटी हो गई यहाँ पर 2 हो गई। ठीक है, और इसका मोलर सॉरी इक्विवेलेंट मास कितना हो गया 41। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है H3PO2। तो H3PO2 में देखिए यहाँ पर जो फॉस्फोरस होता है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, सेकेंड ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, थर्ड जो सेकेंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन है वो डायरेक्ट फॉस्फोरस है और थर्ड भी डायरेक्ट फॉस्फोरस है। अगर आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला देखते तो आप बोलते कि बेसिसिटी इसकी 3, बट अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करते तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्ड किससे होते हैं, फॉस्फोरस से बॉन्डेड होते हैं, और जो फॉस्फोरस से बॉन्डेड होते हैं वो रिमूव नहीं हो पाते, H+ के फॉर्म में रिमूवेबल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, कि इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता कि इस हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में रिमूव कर सके। बट जो यहाँ पर थर्ड हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से बॉन्ड होता है, और ऑक्सीजन से बॉन्डेड होने की वजह से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहाँ पर ये हाइड्रोजन कैसे H+ के फॉर्म में रिमूव हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ बेसिसिटी हो जाएगी इसकी 1। तो इसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 + 31 प्लस कितने ऑक्सीजन है 32 डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। तो बेसिसिटी कितनी है इसकी 1, तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया 66 डिवाइडेड बाय 1। तो ये आ गया हमारे पास कितना 66। ठीक है, ये आपको समझ आया कि हम एसिड जो होता है उसके लिए, एसिड के लिए हम किस तरह से उसका कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट मास। ठीक, तो आपको क्लियर हो गया यहाँ पर कि किस तरह से किया जाता है इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड कैलकुलेट। हमें उसका मोलर मास कैलकुलेट करना होता है, और मोलर मास कैलकुलेट करने के बाद हम उसके लिए बेसिसिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और बेसिसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर को देखना हमें ज़रूरी होता है कि वो स्ट्रक्चरली किस टाइप से अरेंज्ड है, उस स्ट्रक्चर में से H+ रिमूव हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक, क्लियर है आपको एसिड के लिए इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस में भी क्या है, मोलर मास ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड में क्या था, इक्विवेलेंट मास ऑफ मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी। बेस में क्या है, मोलर मास ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी। तो एसिडिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन प्रेजेंट। ठीक, तो यहाँ पर बेस का इक्विवेलेंट मास अगर कैलकुलेट करना है तो हमें क्या चाहिए, एक तो मोलर मास चाहिए उस बेस का, और दूसरा उस मोलर मास, उसके जो बेस है उसके लिए हमें एसिडिटी चाहिए। एसिडिटी मींस उसमें कितने नंबर ऑफ OH- आयंस प्रेजेंट हैं जो रिप्लेसेबल हैं। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड में देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितना OH दिख रहा है हमें 1। तो इसकी एसिडिटी कितनी हो गई इसकी, तो इसकी एसिडिटी हो गई 1। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास इसका कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ बेस। तो इस बेस का मोलर मास कितना होता है 40 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 40। अगर हम दूसरा बेस लेते हैं, एक और बेस ले लेते हैं, कौन, CaOH होल ट्वाइस। ठीक, तो यहाँ पर हम कितने OH आयंस है, यहाँ पर है 2 OH आयंस। तो इसके लिए एसिडिटी कितनी हो गई, एसिडिटी इज इक्वल्स टू 2। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू, इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन कितने, 2 ऑक्सीजन हैं तो 116, 16, 32
और 2 हाइड्रोजन है, तो 4 और ये कितना आ जाएगा 7। तो ये आ गया 74/2। तो 74/2 करेंगे तो 3 और 7। ठीक, तो ये आ गया 37। एक और नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ठीक, तो एक नेक्स्ट है Al एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन कितने हैं 3। तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी, एसिडिटी इज इक्वल्स टू 3। ठीक, एसिडिटी 3 हो गई, तो इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, एल्यूमिनियम का 27 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो ये हो जाएगा 48 प्लस 3 हाइड्रोजन, तो ये 27, 48 और 3, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 8 7, ये हो जाएगा 78 डिवाइडेड बाय कितनी एसिडिटी 3। तो ये अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स में चले जाएगा 2, उसके बाद 6, तो ये आ गई उसकी, ये हो गई उसकी 26 इक्विवेलेंट मास हो गया उसका। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। ये आपको क्लियर हो गया, बेस का इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बेस का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, मोलर मास कैलकुलेट करना होगा, और मेन सबसे इंपॉर्टेंट उसकी एसिडिटी कैलकुलेट करनी होगी। तो एसिडिटी हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस। तो उस बेस में जितने भी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस प्रेजेंट होंगे वही क्या होगी, उस बेस की एसिडिटी होगी। ठीक, क्लियर आपको। देखिए हमने एग्जाम्पल किया जैसे AlOH होल थ्राइस, यहाँ पर कितने OH माइनस आयन है, रिप्लेसेबल OH माइनस आयन यहाँ कितने हैं 3। तो एसिडिटी कितनी हो गई इस बेस की 3, उसका मोलर मास कैलकुलेट कर लिया हमने। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, इसके लिए इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर लिया। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी। तो आंसर कितना आ गया 26। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट क्या होता है, यहाँ पर भी मोलर मास ऑफ सॉल्ट अपॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। ठीक, तो आपको अगर सॉल्ट के लिए इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है तो उस सॉल्ट के लिए मोलर मास चाहिए आपको, और सेकंड आपको क्या चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। तो उस सॉल्ट के दो पार्ट होते हैं, एक नेगेटिव पार्ट एक पॉजिटिव पार्ट, एक कैटायन और एक एनायन। तो कैटायन पर जितना चार्ज होता है उसको यहाँ पर हमें लिखना है। तो चलिए इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करते हैं हम। इसके लिए करना है, सॉल्ट के लिए करना है। तो फर्स्ट हम सॉल्ट ले लेते हैं, हम सॉल्ट कौन सा सॉल्ट लें हम, MgSO4। ठीक, सबसे पहले हम ले लेते हैं सबसे सिंपल सा सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। तो इस सोडियम क्लोराइड में देखिए ये सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, तो ये सोडियम क्लोराइड हो गया। अब सोडियम क्लोराइड का मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा इसका 23 और क्लोरीन का 35.5। तो ये कितना हो जाएगा 0.5, ये 8 और ये 58.5। तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा इस सॉल्ट का, इस सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्ट वो कितना है 58.5 अपॉन 1। तो ये 58.5 अपॉन 1 कितना आ गया 58.5। ठीक, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया मास किसके लिए, सोडियम क्लोराइड के लिए। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट के लिए। तो इस मैग्नीशियम में क्या होता है, Mg जो होता है वो 2 प्लस कैटायन होता है और प्लस SO4 2 माइनस आयन। तो यहाँ पर देखिए टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन चाहिए, तो कैटायन कौन है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पर चार्ज कितना है 2 पॉजिटिव। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन कितना आ गया 2 पॉजिटिव। नेक्स्ट हमें क्या करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो मोलर मास कितना हो जाएगा 24, सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 64। तो ये हो गया 24, 32, 64, 122। ठीक,
तो इक्विवेलेंट मास ऑफ Mg SO4 मैग्नीशियम सल्फेट, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? मोलर मास ऑफ सॉल्ट, मोलर मास कितना आ गया 120 अपॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, तो कैटायन क्या है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पर क्या है? 2 चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो 2, तो ये कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास कितना हो गया मैग्नीशियम सल्फेट का? मैग्नीशियम सल्फेट का इक्विवेलेंट मास हो गया यहाँ पर। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, तो पोटेशियम सल्फेट में ये किस फॉर्म में रहेगा? 2K प्लस SO4 2 माइनस आयन। तो हमारे पास टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितने पोटेशियम आयन प्रेजेंट है? 2 पोटेशियम आयन प्रेजेंट है। तो एक पोटेशियम पर कितना चार्ज है? 1, तो 2 पोटेशियम पर कितना चार्ज हो जाएगा? टोटल चार्ज हमें लेना है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? 2। इसके लिए अब देखिए पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट के लिए उसका मोलर मास कैलकुलेट करते, तो मोलर मास कितना हो जाएगा? 2 × 39 प्लस सल्फर का कितना? 32, ऑक्सीजन कितना? 64, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 78 प्लस 32 प्लस 64, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 174। तो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 174 डिवाइडेड बाय 2। क्यों? 174 मोलर मास ऑफ सॉल्ट अमॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 87। ठीक, तो ये हो गया 87, तो ये किसका निकल गया? पोटेशियम सल्फेट के लिए इक्विवेलेंट मास निकल गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है CA3PO4 होल ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक, तो ये किस फॉर्म कैसे रहता है? ये 3Ca2 प्लस 2PO4 3 माइनस आयन। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम कैटायन है, तो कैल्शियम कैटायन है तो उस पर कितना चार्ज है? एक कैल्शियम पर 2 चार्जेस, 2 पॉजिटिव चार्ज है। हमारे पास टोटल कैल्शियम कितने? 3 कैल्शियम, तो एक कैल्शियम पर कितना चार्ज है? 2 पॉजिटिव, तो 3 कैल्शियम पर कितने हो जाएंगे? 6, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? तो टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया हमारे पास 6। तो इसके लिए मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मोलर मास इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? कैल्शियम कितने? 3 × 40 प्लस फॉस्फेट तो 2 × 31 फॉस्फोरस का, ऑक्सीजन कितना है? 8 ऑक्सीजन और 16, तो ये कितना आ जाएगा? 120 प्लस 62 प्लस 128, तो ये टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास? 310। तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा इसका? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ सॉल्ट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्ट कितना हो गया? 310, और ये टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। ये कैसे आया? एक कैल्शियम पर चार्ज कितना? 2 पॉजिटिव, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कैल्शियम्स कितने? 3 कैल्शियम है, तो एक पर 2 पॉजिटिव चार्ज, तो 3 पर कितने चार्ज? 6। ठीक, तो अपॉन 6, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 5, और फिर ये आ जाएगा 51.6। ठीक, तो आपको आई होप ये जो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना होता है, जो हम कैलकुलेट करते हैं सारे सब्सटेंस के लिए, एलिमेंट्स के लिए और आयंस के लिए, फिर हमने एसिड के लिए कैलकुलेट किया, बेस के लिए किया, देन हमने सॉल्ट के लिए किया। ठीक, तो आई होप आपको ये इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।